बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो एक नए चैप्टर के साथ हम हाज़िर हैं। आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 है आपका मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 4। इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने आपके लिए लाजमी हैं। कॉन्सेप्ट्स सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो लगने वाले फैक्टर्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके कंसिस्टेंसी, उसको सॉल्व करने के तरीके, ये सारा इस चैप्टर पे मुहित है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन से पहले आपको सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन, ये कुछ डेफिनेशंस मैंने लिख के सिंपल करके मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दी हैं। तो इनको देखते हैं कि ए लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हो, यानी कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू an xn इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट b, तो वो इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन वो होती है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, और वो वेरिएबल्स जितने मर्जी हों, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, n हो, इट्स ओके, लेकिन वेरिएबल्स की पावर 1 हो, इट कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है इसमें वेरिएबल x1 x2 x3 अप टू xn है, तो इनकी पावर्स 1 है। तो इसके साथ ये जो a1 a2 a3 an है, ये कांस्टेंट्स हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वन इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें ये बताया हुआ है इज़ इन n वेरिएबल्स, और इसमें a1 a2 a3 अप टू an आर द रियल कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स हैं। नाउ अब इस तरह की अगर काफ़ी सारी इक्वेशंस हों, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस हों, तो वो कहलाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक इक्वेशन हो तो अकेली लीनियर इक्वेशन, ज़्यादा इक्वेशंस हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसी तरह की ये m इक्वेशंस ले ली। नाउ कंसीडर द m लीनियर इक्वेशंस। m कोई भी नंबर हो सकता है, लीनियर इक्वेशंस की तादाद है ये कि कितनी लीनियर इक्वेशंस हैं। तो 1 2 3 4 अप टू m लीनियर इक्वेशंस। ये देखें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये इसमें वेरिएबल्स जो हैं a11 a12 a13 अप टू a1n, और सेकंड लीनियर इक्वेशन ये a21 a22 a23 अप टू a2n, और एंड वाली लीनियर इक्वेशन am1, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस 1 2 अप टू m है, तो इसमें फिर m वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। तो ये एक सिस्टम कहलाता है। इसको मैंने इस सिस्टम को 1 का नाम दे दिया। तो देन 1 यानी कि ये सारा सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद m इक्वेशंस एंड n अननोन्स, यानी कि n वेरिएबल्स। इसमें n वेरिएबल्स हैं। तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हमने देखना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस की फॉर्म में जब कन्वर्ट किया, इफ़ वी कन्वर्ट दिस सिस्टम इन द मैट्रिसेस नोटेशन, देन a इंटू एक्स इज इक्वल टू b की फॉर्म में ये सिस्टम कन्वर्ट हो सकता है। इसमें a क्या है, x क्या है, b क्या है, वो नीचे मैंने एलेबोरेट किए हुए हैं। a क्या है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि ये जो इसके साथ कोएफिशिएंट्स होते हैं, इन सब का ये जो मैट्रिक्स बनता है उसको बोलते हैं a, और ये होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसके बाद x क्या है, x जो है वो होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल वेक्टर भी कहते हैं इसे। एक कॉलम वाला कोई भी हो तो उसे वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स। इसी तरह जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ होते हैं कांस्टेंट्स, उनका मैट्रिक्स होता है वो होता है b, क्योंकि ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ होते हैं। तो ये हो गया जी मैट्रिक्स नोटेशन में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक नोट है आपके इस एक्सरसाइज में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों इक्वेशन सिस्टम्स के बारे में उसने क्वेश्चनिंग की हुई है। तो इसके बारे में ये नोट है कि इन सिस्टम 1, ये वाला जो सिस्टम है, अगर इसमें b इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 ना हो, यानी कि इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो कॉन्स्टेंट्स हैं सारे वो 0 ना हो, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स हों, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। अगर वो b इज इक्वल टू 0 हो, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ सारी चीज़ें अगर 0 हों तो फिर वो होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है।
इससे आगे जो डेफिनेशन या इससे आगे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लगा हूँ वो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है जी, ये देखें दी मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा A, उसके साथ B वाला मैट्रिक्स लाइन लगा के A के साथ पार्टीशन करके B के साथ जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऐसे बनेगा वो वाला मैट्रिक्स A11, A12, A13 अप टू A1n, A21, A22, A23 अप टू A2n एंड AM1, AM2, AM3 अप टू AMN और लाइन लगा के ये हो गया A, और लाइन लगा के फिर B1, B2 अप टू BM। ये वाला जो मैट्रिक्स होता है इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस किसके साथ, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ पार्टीशन करके B वाले मैट्रिक्स को जो लिख देना उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको शो कैसे करते हैं, इसको शो करते हैं ऐसे A और नीचे सबस्क्रिप्ट में B, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ A। इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अच्छा, अब सिस्टम को सॉल्व करना है हमने, तो सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में 2-3 मेथड्स दिए हुए हैं। मेथड्स जो हैं वो एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के गिर्द ही घूम रहे हैं। फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड मैं ज़ुबानी में बता देता हूँ, उसके बाद उसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि आप ये जो मैट्रिक्स होता है क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने एचिलॉन फॉर्म बना लेनी है। एचिलॉन फॉर्म बनाने के बाद फिर उसका जो है वो आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। ये हो गया गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। क्या बनानी है जी, एचिलॉन फॉर्म। नेक्स्ट है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये होता है आपने उसकी एचिलॉन फॉर्म नहीं बनानी होती, आपने उसकी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बनानी होती है। उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बनानी होती है। किसी सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना है, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बनानी है और उसने आपका सोल्यूशन आपका मिल जाएगा। ये दोनों मेथड्स अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा। पहली एग्जांपल जो है वो मैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की करूंगा, उसके बाद आपको गॉस मेथड जो है वो आपको समझाऊंगा। तो चलें जी एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं। फ़र्क सिर्फ दोनों में यही है कि एक में सिर्फ गॉस जो एलिमिनेशन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है उसमें एचिलॉन फॉर्म बनानी है आपने, और जो गॉस मेथड है उसमें सिर्फ रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल को आपने सॉल्व करते हैं। एग्जांपल सॉल्व द सिस्टम। उसने कहा कि सॉल्व करें इस सिस्टम को। वो सिस्टम कौन सा है, x1 माइनस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0 एंड 4x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1। ये सिस्टम दिया हुआ है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ऑफ 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। 3 ही इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल। वेरिएबल कौन से हैं, x1 x2 एंड x3। तो 3 ही इक्वेशंस और 3 ही वेरिएबल्स हैं। तो इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे मैट्रिक्स ए। सॉल्यूशन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ गिवन सिस्टम इज, वो होगा ए बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। होगा वो क्या, 1 -1 -2 4 1 2 1 1 1। ये क्या है जी, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
इसके साथ ही आपने ये जो कॉन्स्टेंट्स जो कि इज इक्वल टू की दूसरी तरफ होते हैं जिनको हम बी कहते हैं वो साथ लिख देने। ये हमारा बन गया जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की आपने एचिलॉन फॉर्म बनानी है। एचिलॉन फॉर्म आपको पता है, आप पिछले चैप्टर में करके आए हैं, चैप्टर नंबर 3 में, उसमें बड़े डिटेल से एचिलॉन फॉर्म के बारे में आपको बताया। तो एचिलॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं कि इस पहले पाइवट पॉइंट यानी कि नॉन ज़ीरो के नीचे सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, इसके बाद अगले के नीचे सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, इसके बाद अगले के नीचे सारी एंट्रीज ज़ीरो हो। एचिलॉन फॉर्म में नीचे वाली एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। तो इस पे रो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और इसको एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले इस 1 की मदद से नीचे वाले सारे ज़ीरो बनाएंगे तो रो ऑपरेशन लगेगा R2 - 4R1 एंड R3 - R1। इसको वैसे ही इसमें से माइनस कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस कर देना है। R1 में कोई फ़र्क नहीं आएगा तो R1 एज इट इज़ आ जाएगी। तो 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया 0, 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया 5, 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया तो 2 + 8 10, 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इसमें से माइनस किया तो 0, इसको वैसे ही इसमें से माइनस किया 2, वैसे ही इसमें से माइनस किया 3, वैसे इसमें से माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट ये जो चीज़ है 1 होनी चाहिए जिसकी मदद से फिर हम उसके नीचे वाला 0 बना सकें। अगर इस 5 की मदद से भी 0 बना सकते हैं तो बना लें, इट्स ओके, लेकिन 5 से कभी भी 0 नहीं बनेगा नीचे वाला, इसीलिए इसको 1 करेंगे। 1 करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो इस सारी रो को 5 से डिवाइड करवा दें और वो फ्रैक्शन वाली टर्म आगे बन जाएंगी, लेकिन अगर और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये वाली जो रो है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के अगर ऊपर वाले में से माइनस कर दें तो 5 - 4 1 बन सकता है। तो वही वाला चीज़ हम इधर यूज़ करेंगे, ना कि फ्रैक्शंस में लेके जाएंगे काम को। तो R2 - 2R3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर वाले में से माइनस कर देना है। तो बाकी जो रोज़ हैं वो तो ऐसी की ऐसी रहेंगी, नीचे वाली R3 भी ऐसे की ऐसी रहेगी। R2 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया 1, 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया 4, 2 से मल्टीप्लाई करवा 6 आ गया ना, तो उसमें से माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया 1 + 2 3। ये आ गई जी पार्टीशन। नाउ अब इसके नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए, तो रो ऑपरेशन इस पर लगाते हैं जी। R3 - 2R2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस कर देंगे तो R1 वैसे ही रहेगी 1 -1 -2 एंड 0, और R2 भी ऐसे ही रहेगी 0 1 4 और 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करना है 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करना है 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करना है -5, 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करना है -1 -6 -7। ये आ गई जी पार्टीशन। अब इस टर्म को 1 होना चाहिए, ठीक है जी, इसको 1 बना लेते हैं तो 1/5 से डिवाइड कर देंगे। अगर ना भी बनाएं तो यहाँ पर एचिलॉन फॉर्म बन गई है। अगर आप ना भी बनाए ना 1 तो एचिलॉन फॉर्म तो बन गई है, आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट 1 बना लें तो वो x3 की वैल्यू जल्दी आ जाएगी। तो -1/5 से R3 को मल्टीप्लाई करवा दें तो बाकी रोज़ वैसी की वैसी रहेंगी। 0 1 4 3, इसको करवाया 0, इसको करवाया 0, इसको करवाया 1, इसको करवाया तो 7/5 आ गया। ये हमारी बन गई जी एचिलॉन फॉर्म इस सिस्टम की। तो एचिलॉन फॉर्म को दोबारा अगर कन्वर्ट करें हम अपनी इक्वेशंस की फॉर्म में तो नाउ इन इक्वेशंस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो इस एंड वाली रो से हमें मिलता है x3 की वैल्यू जो कि मिलती है 7/5। क्लियर? इस रो 2 से हमें क्या मिलता है, उधर से मिलता है x2, क्योंकि ये देखें x2 की जगह 1 है। x2 + 4x3 = 3। क्लियर? इधर x3 की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, x2 + 4 × 7/5 = 3। तो x2 + 28/5 = 3। तो x2 = 3 - 28/5
ये आ जाना है 15 माइनस 28/5। तो x3 का आंसर हमारे x2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, तो x2 इज इक्वल टू -13/5। अब x2 भी आ गया, x3 भी आ गया, अब रो 1 रह गई। रो 1 से क्या निकलता है, x1 माइनस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x2 और x3 की वैल्यूज़ को अप्लाई करें। x2 की वैल्यू हमारे पास जो थी x1 माइनस इंटू x2 की वैल्यू है -13/5 माइनस 2 इंटू x3 की वैल्यू है 7/5 इज इक्वल टू 0। x1 ये हो जाएगा जी +13/5, ये हो जाएगा -14/5 इज इक्वल टू 0। इनको अगर प्लस करें तो ये -1/5 इज इक्वल टू 0 और x1 की वैल्यू 1/5 आ गई। लें जी, हमने इस सिस्टम को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। दोबारा सुन लें, सिस्टम आपके पास गिवन है, उसका आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने रो ऑपरेशन की मदद से एचिलॉन फॉर्म बनानी है। एचिलॉन फॉर्म बनाने के बाद दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखेंगे, उधर से एक वेरिएबल आपके पास मौजूद है, उसकी मदद से बाकी दूसरे 2 वेरिएबल्स आपने फाइंड आउट कर लिए। ये इस सिस्टम का सोल्यूशन है, x1, x2 एंड x3। सिमिलरली आप कोई भी क्वेश्चन गॉसियन अपना दूसरा गॉस एलिमिनेशन मेथड यानी कि जिसमें हमने दूसरी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा सिस्टम जो है उसकी कोई एग्जांपल मैं अभी कर देता हूं। चलें जी, दूसरी एग्जांपल करते हैं जी, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया भी हमने करना है अभी। नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस के लिए, दोनों के लिए कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया मैं आपको करवाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप देखते हैं जी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, या इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को सॉल्व करते हैं जी। उसने सिस्टम दिया हुआ है एग्जाम्पल 2x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4, 3x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 11, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 11। ले जी, ये सिस्टम दिया हुआ है। इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद उसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे जी। सॉल्यूशन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ गिवन सिस्टम इज, वो क्या हो जाएगा, ए बी, उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बन के जाएगा जी 2 -1 -1 4 3 4 -2 11 3 -2 4 और 11, और ये पार्टीशन दरमियान में ये वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स इधर वाले और ये कांस्टेंट जो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर है। इसकी हमने बनानी है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, इसको या तो 2 से डिवाइड कर दें, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद, या तो फिर कुछ और। चलें जी, देखते हैं जी। इसकी सबसे पहले हम करते हैं इधर 1 बनाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस रो को उठा के इधर ले आएं और फिर उसमें से 2 माइनस कर दें, या तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करना कभी भी आसान तरीका नहीं होता, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रैक्शंस बन जाती हैं, मुश्किल काम हो जाता है। तो उससे जान छुड़ाने के लिए मैं इसको जगह को चेंज कर देता हूँ 1 3 की। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2 की जगह चेंज करनी है, 3 4 -2 11, ये रो नंबर 2 ऊपर आ गई और रो नंबर 1 जो है वो 2 की जगह चली जाएगी और रो नंबर 3 एज इट इज़। अब इसको वैसे ही इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। R1 माइनस R2,
R1 में से R2 माइनस कर देनी है। तो इसको इसमें से माइनस किया 1, इसको इसमें से माइनस किया 5, इसको इसमें से माइनस किया -2 + 1 तो -1, इसको इसमें से माइनस किया तो 7। बाकी जो रोज़ हैं वो एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगे। ये पार्टीशन, ये पार्टीशन। नेक्स्ट स्टेप में हम उस 1 की मदद से, ये जो 1 हमारे पास आया, नीचे वाली एंट्रीज़ को 0 बनाएंगे, फिर अगली एंट्रीज़ को देखेंगे कि वो 1 कैसे बनती हैं। वो कैसे 0 बनाएंगे जी? 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस, यानी कि R2 - 2R1, और 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस, यानी कि R3 - 3R1। R1 एज इट इज़ आ जाएगी 1, 5 -1 7। अच्छा जी, 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा के 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया -1 -10 -11। 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया तो -1 + 2 1। 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 4 - 14 -10। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया तो -17, 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया तो 4 + 3 7, 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया तो 11 - 21, 11 - 21, ये -10 बच जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास बन गया। अब इधर 1 होना चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इसको 1 बनाने के लिए एक काम ये करते हैं कि इस सारी इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देते हैं, इस सारी रो को इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि R3 में से माइनस कर देते हैं R2। 1 वैसे ही रहेगी, 2 भी वैसे ही रहेगी, और इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे -17 में से +11 -6, इसको इसमें से माइनस करेंगे 6। ठीक है जी, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे -10 -10 + 10 0। ठीक हो गया जी। अब चूंकि इसको ये आसान हो गया ना, अब इसको इधर 1 चाहिए हमें, इधर 1 चाहिए या इधर 1 हो जाए तो कोई मसला नहीं, उसकी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, इधर 1 बना सकते हैं हम। कैसे 1 बना सकते हैं? ये देखें, -1/6 से R3 को मल्टीप्लाई करवा दें तो R1 वैसे ही रहेगी, R2 भी वैसे ही रहेगी, और R3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करवाया 0, ये 1/6 -1/6 से मल्टीप्लाई करवाया 1, ये -1, और ये एज इट इज़ 0। ये अब 1 बन गया। अब इनको रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे। देखें हम जो फ्रैक्शन बटे वाली जो रकम है उससे भी बच गए हैं, और हमारा इधर 1 भी बन गया है। तो R1 0 1 -1 0, ये R3 2 की जगह चली गई, और ये R2 जो है वो 3 की जगह चली गई। अब इधर 1 बन गया हमारे पास। इस 1 की मदद से हमने अब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को 0 बनाना। क्यों? क्योंकि हमने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना रहे हैं इधर। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है कि जो 1 होता है उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 होना चाहिए, ऊपर वाली एंट्रीज़ भी और 0 नीचे वाली एंट्रीज़ भी। तो इसको जब ऊपर वाली एंट्रीज़ और नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना चाहिए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर वाले से माइनस करेंगे तो R1 - 5R2, और इसी तरह 11 से मल्टीप्लाई करवा के इससे प्लस करेंगे तो R3 + 11 R2, R2 एज इट इज़ आ जाएगी 1 -1 0। अच्छा जी, 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया, 1 का 1 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई के माइनस किया 0 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करना -1 -5 + 5 -1 + 5 4, 5 से मल्टीप्लाई करवा के कोई फ़र्क नहीं। सिमिलरली 11 से मल्टीप्लाई करवा के प्लस किया 0, 11 से मल्टीप्लाई करवा के प्लस किया तो ये 0 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करवा के प्लस किया तो -10 आ गया, और 11 से मल्टीप्लाई करवा के प्लस किया तो ये एज इट इज़ -10 का -10 आ जाएगा। अब इधर 1 चाहिए तो क्लियरली इसको हम 10 से डिवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, कोई फ्रैक्शन या बटे वाली रकम नहीं बनेगी। तो रो ऑपरेशन लगा के R3 को
-1/10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे R3 को, तो बाकी जो रोज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी 1 0 4 7 0 1 -1 0, ये -1/10 से मल्टीप्लाई करवाया 0 का 0, ये भी 0 का 0, इधर -1/10 से मल्टीप्लाई करवाया 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया, ये पार्टीशन। अब इस 1 की मदद से ऊपर वाले 0 करने हैं, हमने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना रहे हैं, तो इस 1 की मदद से ऊपर वाले जब 0 बनाएंगे तो रो ऑपरेशन क्या लगेगा, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर वाले से, यानी कि R1 - 4 R3, और इस 1 को वैसे ही इसमें से प्लस कर देंगे, यानी कि R2 + R3 कर देंगे। R3 क्योंकि एज इट इज़ आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया तो 0 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया, 7 - 4 3। इसी तरह वैसे इसमें से प्लस किया तो 0 का 0, वैसे इसमें प्लस किया 1 का 1, वैसे इसमें प्लस किया तो 0 बन गया, वैसे इसमें प्लस किया तो 1 बन गया। ये जी हमारी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन गई है हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। अगर आप देखें तो ये देखें, ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन गई है हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनने के बाद हमारे पास डायरेक्ट, सो इन इक्वेशन फॉर्म हमारे पास x1 की वैल्यू डायरेक्टली इज इक्वल टू 3, x2 की वैल्यू यहाँ पर x2 की प्लेस होती है तो उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1, एंड x3 की वैल्यू यहाँ से इज इक्वल टू आल्सो 1 आ गई। हमने एक सिस्टम को गॉस एलिमिनेशन मेथड यानी कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के साथ भी हमने सॉल्व कर लिया, और जिससे इस सिस्टम की सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। नाउ अब हम देखेंगे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। किसी सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए और इनकंसिस्टेंट होने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, और उसी से आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, दोनों टाइप के जो सिस्टम्स हैं उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। उसके कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स मैं आपको एलेबोरेट करके बताता हूँ अभी। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, लेट द सिस्टम, एक सिस्टम है AX इज इक्वल टू B, ये मैट्रिसेस की फॉर्म में एक सिस्टम होगा। उस सिस्टम में इफ Y इज इक्वल टू Y1 Y2 Y3 अप टू Yn be the solution of 1 क्या है, ये वाला सिस्टम मैंने कह दिया, सॉरी ये नहीं, ये वाला सिस्टम कह दिया मैंने 1, अगर उसका कोई सोल्यूशन है देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंस, ये कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सिस्टम एनी सोल्यूशन देन 1 is called inconsistent system, वो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अच्छा, अब इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो m नंबर ऑफ इक्वेशंस और उसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। उन नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस के दरमियान जो है वो रिलेशन क्या है, इफ सिस्टम 1 has
m equations and n variables, then it will